तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और प्राइम व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक के ऊपर होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, झारखंड पॉलिटेक्निक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के लिए करवाया था। एंड आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए आगे भी करवाए इसी तरह से। तो आज मैं 26 से 50 तक कराने वाला हूँ। एंड बहुत कोई मैथ्स के लिए भी डिमांड किए थे, तो इसके बाद मैथ्स का भी आप लोगों को वीडियो आएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, आप लोग झारखंड पॉलिटेक्निक तक आपको जो है अच्छी खासा तैयारी करवा दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए ज्यादा देर न करते इस वीडियो की शुरुआत करते। उससे पहले यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो 25 तक यदि आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें बहुत मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, साथ ही साथ बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल भी हम लोग किए थे। तो आज 26 से 50 तक करेंगे। तो पहला 26 नंबर पे देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। द एसी सप्लाई टू दी हाउसेस इज ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। वन ऑफ द वायर्स इन दी सप्लाई इज विथ रेड इंसुलेशन कॉल्ड एज। मतलब देखिए, आप लोग यदि देखे होंगे तो घर में क्या है, एसी आपूर्ति 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। हाँ, इस आपूर्ति में क्या है कि एक लाल रोधक है, लाल रोधक में है, जिसे डैश कहते हैं। तो इसको बोला जाता है विद्युतमय तार, मतलब कि लाइव वायर। मैं आपको कलर वाला बता देता हूँ। एक आपका रेड कलर का होता है, एक आपका ग्रीन कलर का होता है, एंड एक आपका ब्लैक कलर का होता है। एक ब्लैक एंड एक ग्रीन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस बार रेड कलर से रिलेटेड पूछा हो सकता है, ब्लैक से भी पूछा जा सकता है, ग्रीन से भी पूछा जा सकता है। इसको बोला जाता है लाइव वायर, ठीक है, इसको लाइव वायर बोला जाता है। ब्लैक कलर में जो रहेगा उसको बोला जाता है न्यूट्रल वायर, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। एंड जो ग्रीन में रहेगा उसको बोलेंगे अर्थ वायर, ठीक है, ये हो गया अर्थ वायर। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। यहाँ रेड के बारे में बात किया गया था, तो रेड कलर में जो रहेगा उसको लाइव वायर कहेंगे। लाइव वायर को ही रेड कलर से हम लोग दिखाते हैं। जो ब्लैक कलर से जिसको दिखाते हैं वो न्यूट्रल एक्चुअल में होता है। एंड जो ग्रीन कलर से जिसमें ग्रीन कलर का आप लोग का इंसुलेटर रहता है उसको हम लोग अर्थ वायर कहते हैं, ठीक है। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या कहा जा रहा है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन दी सर्किट क्या होगा। मतलब कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब विद्युत आघात के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हैविली। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, भारी रूप से बढ़ती है शॉर्ट सर्किट के टाइम, वही पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा जा रहा था सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग एज। मतलब विद्युत आघात के कारण परिपथों को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति क्या है, इसी को तो बोला जाता है फ्यूज ना। तो ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही जवाब होगा फ्यूज। क्योंकि जब फ्यूज का काम क्या है कि यदि मान लीजिए बहुत ज्यादा आपका विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, तो फ्यूज क्या होता है एक्चुअल में, उसका जो वायर रहता है वो मतलब कि ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से पूरा सर्किट ही ब्रेक होने की वजह से आपका जो ऑलरेडी बहुत सारा और भी विद्युत उपकरण है वो आपका बच जाता है। जैसे फैन हो गया, टीवी वगैरह हो गया, सारा कुछ वो क्या है, बच जाता है। फ्यूज में जो वायर रहता है वो एक्चुअल में पूरा सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो फिर वो आपका बाकी सामान जो है बच जाएगा। तो इसका आंसर जो है फ्यूज बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 29। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट, देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द ओवन इज। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 3 फॉर्मूला बताया था पावर का, उन 3 में से आपको एक फॉर्मूला लगाना है। 3 फॉर्मूला क्या लगाया था, फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। P इक्वल टू VI, एक फॉर्मूला ये याद रखना है। एंड एक फॉर्मूला ये याद रखना है ओम्स लॉ पर, V इक्वल टू IR। अब बताइए पावर का और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है। इस V की जगह, यहाँ पर जो V दिख रहा है इसकी जगह आप IR पुट कीजिएगा, तो I स्क्वायर R हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, यदि नहीं देखे तो उसको आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड एक बार क्या कीजिए, इस आई की जगह आप देखिए, यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा ना। तो इस यहाँ पर जो पी इक्वल टू वी आई में आई जो है, उस आई की जगह वी बाई आर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। इस आई की जगह मैंने वी बाई आर पुट किया। तो ये 3 फॉर्मूला आपको पावर के याद रखना है। इसी में यदि पावर इंटू टाइम कर देंगे तो वो हमारा हीट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए 2 किलोवाट शक्ति दिया हुआ, मतलब पावर दिया हुआ कितना, 2 किलोवाट। तो इसको वाट में चेंज करना, मैंने बताया था सभी को। जो आपको देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जो कुछ दिया हो उसको सबसे पहले लिखिए, एंड साथ ही साथ उसका एसआई यूनिट में लिखिए। तो ये किलो वाट में दिया हो तो इसको वाट में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया P इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर 3 वाट। और क्या दिया हुआ, विद्युत ओवन को 220 वोल्ट के घरेलू विद्युत धारा में चलाया जाता है। मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज दिया हुआ 220 वोल्ट, ठीक है। निकालना क्या, ओवन से ली गई विद्युत क्या है, मतलब विद्युत धारा आई इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। मैंने अभी फॉर्मूला बताया, P इक्वल टू होता है VI
तो यहाँ से बताइए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा पी बाई वी। पी बाई वी बोले तो पी का वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3 मतलब 1000 एंड डिवाइडेड बाई 220, डिवाइडेड बाई 220। देख ये 220, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये अब देखिए ये 11 हो जाएगा, मतलब 100/11, 100/11 को यदि सॉल्व कीजिएगा तो आपका 9.09 एम्पियर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 30। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। समतल दर्पण कुछ इस तरह से आपको दिखता होगा, तो इसका फोकस दूरी एक्चुअल में अनंत होता है। मतलब इसका देखिए, आप यदि मान लीजिए अवतल दर्पण लिए हैं, तो ये अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, ये एक्चुअल में ये एक गोला का भाग है ना, इस तरह गोला का भाग है, और इसका जो केंद्र है उसी को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और यहाँ से जो दूरी रहता है ये इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो आधा होता है वही फोकस होता है, उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, इसका आधा को। लेकिन बताइए, ये तो हमारा कोई सर्कल का पार्ट है नहीं, सर्कल का पार्ट नहीं है, तो इससे कोई सर्कल बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पर जाकर जो है ये इस तरह से हमारा रोटेट होगा इन्फिनिटी पर जाकर, इसलिए हम लोग इसका फोकस दूरी को ही, फोकस लंबाई को ही हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं, अनंत मानते हैं, ठीक है। लेकिन इससे कोई देखिए सीधा यदि कोई जाएगा, इससे कोई आपका सर्कल का पार्ट ये है ही नहीं, इससे कोई सर्कल बनाया ही नहीं जा सकता। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में देखे होंगे कि एक सर्कल का पार्ट है, इसलिए इसमें आपका फोकस दिखता है और साथ ही साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दिखता है, लेकिन ये सर्कल का पार्ट नहीं, जिस कारण से एक सर्कल नहीं बनाएगा, इसलिए इसका फोकस लंबाई हम लोग अनंत लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। ए करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइंस फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, मतलब एक करंट जो है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, आपको पता होगा डायरेक्शन तो आप जानते होंगे ना, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ एंड नीचे साउथ। तो ईस्ट से वेस्ट मतलब ईस्ट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो द पावर लाइन, मतलब इसके नीचे आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, वो पूछा जा रहा है। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर ऑडियंस जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज आप लोग का जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। विद्युत एक क्षैतिज पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा में, जैसे दिखा दी, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में आपका जो है विद्युत धारा बह रही है। पावर लाइन के ठीक नीचे, इसके नीचे जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यह पूछा जा रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी, ये जो आपका ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में दिखाया गया। तो आप इसमें क्या लगाना है, राइट हैंड थंब रूल लगाए, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो नीचे में पूछा जा रहा है, तो नीचे में हमारा नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा इसका आंसर। यदि ऊपर में पूछता, ऊपर में कौन सा डायरेक्शन होगा, तो साउथ टू नॉर्थ हो जाता। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, आपको इसमें एक्चुअल में राइट हैंड थंब रूल आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट, ये इसका आंसर होगा इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स, मतलब लंबी सरल परिनालिका जिसमें विद्युत है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सभी बिंदुओं पर समान है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द फोर फिंगर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, ये तो आप जानते ही होंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो फोर फिंगर है वो किस दिशा को, किसकी दिशा को इंगित कर रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्स एक्सर्टेड, मतलब लगाया गया बल। तो 33 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो, सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा, फोर फिंगर के बाद क्या गया ना, तो फोर फिंगर के बाद क्या गया, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा जा रहा है, द डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन ए सर्किट। आप लोग जानते होंगे कि विद्युत धारा को पता कौन करता है, कौन सा जो आपका डिवाइस होता है जो विद्युत धारा की उत्पत्ति को पता करता है, उपस्थिति को पता करता है। तो इसका आंसर होगा आप लोग का, देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत धारा है ना, विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 34 का आपका ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। ए मीटर देता तो आपको ए मीटर टिक लगाना था, गैल्वेनोमीटर दिया हुआ तो गैल्वेनोमीटर को टिक लगा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर भी एक्चुअली क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाता है। ये एक्चुअल में कम विद्युत धारा को पता लगाता है, ए मीटर भी पता लगाता है, ये दोनों आपका सही जवाब होगा। लेकिन ए मीटर नहीं दिया हो तो आप गैल्वेनोमीटर को टिक लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। और वोल्ट मीटर का क्या काम है, वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम करता है, ठीक है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, वोल्टेज मेजर करने का जो काम करता है वो वोल्ट मीटर करता है, जो करंट मेजर करने का काम करता है वो आपका गैल्वेनोमीटर एंड साथ ही साथ एमीटर करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 35, द बेसिक फिनोमिनन अंडर वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक जनरेटर इज।
तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस मतलब आधारभूत उसकी परिघटना क्या है, विद्युत जनित के कार्य करने में आधारभूत परिघटना क्या है, तो इसी को तो बोला जाता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने तो आप लोग को ऑलरेडी आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। तो आप यदि पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 में आप लोग देख सकते हैं। तो 35 का जो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या कहा जा रहा है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, ये तो सभी को पता रहता है 25 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, किसमें ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, सामान्य दृष्टि वाले किशोर हेतु दूर दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और यही ये न्यूनतम दूरी की बात किया जा रहा है, मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात किया गया, यही यदि आपका मैक्सिमम के बारे में बात किया जाए तो अनंत होगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, मतलब एक नेत्र लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन डैश की गतिविधि के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा सिलियरी मांसपेशिया, मतलब सिलियरी मसल्स। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 37 तक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 38। इसका जो आंसर 37 का सी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी के बारे में बात किया जाए, मतलब विद्युत प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड होता है, किस पर निर्भर करता है, तो वो पदार्थ की प्रकृति। लेकिन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रो एल बाय ए। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर। लेकिन यदि रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाए कि प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, तो आपका पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, लंबाई पर भी और क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस व्हिच वीआई ग्राफ इज गिवन बिलो, आप देखिए ओम्स लॉ जानते होंगे, V इज इक्वल टू आई है। V इज इक्वल टू आई मतलब ये क्या है, एक आपका स्ट्रेट लाइन को दिखाया गया, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास करना चाहिए। तो देखिए ओरिजिन से पास कर रहा, ओरिजिन मतलब क्या है, 0,0 से पास कर रहा, और एक स्ट्रेट लाइन बनाया गया। तो यही बोला गया है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए V इज इक्वल, इफ V इज इक्वल टू आई आर, देन वी कैन राइट इट R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई। मतलब क्या, इसका जो स्लोप है वही हमारा रेजिस्टेंस होगा, मतलब वही हमारा प्रतिरोध होगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, V बाई आई से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में देखिए V कितना है, आप चाहे तो ये वाला भी ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं इतना से इतना, या फिर ये छोटा सा भी ग्राफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब V इक्वल टू हमारा 3 है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब V इक्वल टू 3 है तब I इक्वल टू कितना है, तब I इक्वल टू 5 है, ठीक है। V बाई जब V इक्वल टू 3 है तब I इक्वल टू 5 है, तो R इक्वल टू क्या हो गया, 3/5 ओम हो गया। 3/5 किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जब V इक्वल टू 6 है तब I हमारा 10 है, तो इसमें भी आपका 3/5 भी ओम आएगा, 3/5 ओम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्लास 10 का ही है, लेकिन थोड़ा बहुत क्लास 11 का भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। y इक्वल टू mxc में जो m होता है वही स्लोप को दिखाता है। तो यहाँ पर आप स्लोप भी सिंपली निकाल सकते हैं, स्लोप भी निकालेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में क्या कहा जाता है, देखिए ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस इनसाइड करंट कैरिंग सोलिनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड, मतलब एक मृदु लोह छड़ को एक विद्युत वाही परिनालिका में रखा जाता है। तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कि जीरो रहेगा, कि कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 40 का आंसर जो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, विल इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा जा रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए मेटेलिक वायर इज डबल द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, अभी मैंने बताया R इक्वल टू रो एल बाय होता है, R इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यदि लेंथ को हम लोग दोगुना कर देंगे, यही बोला जा रहा है, धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है ना, यदि इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, यदि इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। कहने का मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यदि इसको दोगुना कर दिया जाए तो ये भी हमारा दोगुना हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, पहले जो R1 था, ठीक है, पहले R मान लेते हैं, जब हम लोग लेंथ को नहीं बढ़ाएं, जब लेंथ हमारा L था, जब लेंथ L था तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या था, रो L बाई ए था। जब लेंथ को 2L कर दिए, अब L1 ले लेते हैं, अब L1 जो है अब 2L हो गया, मतलब अब 2 गुना लेंथ कर दिए। अभी भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, अब R1 मान लेते हैं इसको, अब R1 मान लेते हैं और इसको L1 मान लेते हैं। L1 बोले तो 2 गुना लेंथ ले लिए, पहले का 2 गुना लेंथ, मतलब अब 2L हो जाएगा, L1 के जगह 2L एंड ए की जगह ए। अब देखिए R1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए R1 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रो एल बाई ए,
और ये रो एल बाई ए की जगह में लिख सकता हूँ आर, तो R1 इक्वल टू क्या हो गया 2R। तो मतलब क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस हमारा दोगुना हो गया ना, तो यही बोला जा रहा है कि तार का प्रतिरोध क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से भी आप सिंपली देख सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। यदि लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ को दोगुना करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, और इसमें इस क्वेश्चन में बता दो, और एक चीज देना चाहिए था कि जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट होना चाहिए था। यदि धात्विक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया का भी रोल होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर होना चाहिए था कि आपका जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। और पदार्थ की प्रकृति तो यदि पदार्थ की प्रकृति सेम होगा तो रो भी हमारा सेम हो जाएगा। तो मतलब ये लेंथ पर ही डायरेक्टली डिपेंड होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में होना चाहिए था थोड़ा बहुत लिखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या कहा जाता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट नहीं होगा, स्टील, कोबाल्ट, ब्रास या निकेल। तो इसका आंसर होगा ब्रास, यानी पीतल जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, बाकी तीनों अट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 32 सेंटीमीटर इफ फोकल लेंथ इज। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, आर इक्वल टू दे दिया है 32 सेंटीमीटर। आप जानते हैं आर इक्वल टू 2f होता है। ठीक है, यहाँ से लिख देता, आर इक्वल टू 2f होता है ना, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू आर बाई 2 हो जाएगा। आर बाई 2 हो जाएगा मतलब 32 है, 32/2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 सेंटीमीटर किसमें, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। मतलब किसको जो है हम लोग लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा क्ले, मतलब मिट्टी। मिट्टी का यूज हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, नेम द टाइप ऑफ ए मिरर यूज इन सोलर फर्नेस। मतलब कि आपका सौर भट्टी में जो प्रयुक्त होता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर होगा अवतल, यानी कनकेव, कनकेव मिरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के सामने जो है हम लोग एक 2 सेंटीमीटर टॉल, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू दे दिया गया। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो पर भी बताया था, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसको प्लस 10 सेंटीमीटर लिखना है। और क्या दिया हुआ है, लेंस से वस्तु की दूरी u दिया हुआ, u को हमेशा नेगेटिव में ही लेते हैं, u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों नेगेटिव में लेते हैं, फर्स्ट वीडियो पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, क्योंकि उसको लेफ्ट साइड में रखा जाता है। लेफ्ट साइड में रखते हैं तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या मेजर करते हैं, साइन कन्वेंशन आप जानते ही होंगे। प्रतिबिंब की दूरी क्या, मतलब v इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मेरे को v चाहिए तो v को एक साइड रखिए, तो क्या हो गया 1/f प्लस 1/u। बस फॉर्मूला पुट कीजिए, 1/f, f कितना है, f हमारा 10 है, प्लस u कितना है, u हमारा -15 है, तो यहाँ -15 कीजिए। अब बताइए, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -15। एलसीएम लीजिए, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 3 - 2 मतलब कि 1/30 आ गया। किसका वैल्यू आया, 1/v का वैल्यू आया 1/30। तो इसको आप पलट दीजिए तो v इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, प्लस 30 सेंटीमीटर। किसमें, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी टाइप का और भी न्यूमेरिकल मैंने जो फर्स्ट वीडियो पे आपको जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, उसमें आप लोग करवाया हुआ था, तो उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत सारा उसमें न्यूमेरिकल और भी अच्छा न्यूमेरिकल था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, रेटिना ऑफ द आई इज है। तो इसका आंसर होगा लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। जो नेत्र का रेटिना है वो क्या है, एक प्रकाश संवेदी पटल है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहा जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, मतलब सितारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। आप जानते हैं ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ऑप्शन ए जो है 48 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कहा जा रहा है ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। जो पावर दिया हुआ वो -5.5 डायोप्टर दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में दिया हुआ, बिल्कुल सही है। फॉर कनेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग डिस्टेंट विजन। मतलब कि फोकल लेंथ क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या होगा, वो मेरे से पूछा जा रहा। तो आप पावर का फॉर्मूला जानते होंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है, जहाँ एफ क्या होता है, मीटर में होना चाहिए। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एफ इक्वल टू होगा 1/p। बस फॉर्मूला में पुट कीजिए, एफ इक्वल टू 1/p मतलब 1/-5.5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा -0.181 मीटर। ठीक है, तो वो किसमें, ऑप्शन बी में है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए में भी वही चीज दिया, लेकिन साइन का अंतर है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाला होगा, क्योंकि हमारा जो पावर है
वो नेगेटिव में दिखा हुआ है। पावर नेगेटिव किसका होता है, चाहे अवतल लेंस के केस में होता है, अवतल लेंस के केस में होता है, मतलब कनकेव लेंस के केस में। अब कनकेव लेंस है मतलब कि उसका फोकल लेंथ भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी आप नेगेटिव भी साइन पुट कर रहे हैं तो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे ना। v का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका जूल होता है एंड इसका कूलम होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब किया गया कार्य डिवाइडेड बाय आवेश। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत सारा फॉर्मूला। तो मैं आप लोग यदि कमेंट करिएगा तो मैं फिजिक्स का सारा फॉर्मूला जो वन शॉट में रिवीजन भी करवा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। मैंने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाया, और भी आगे आप लोग का फिजिक्स और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग का। जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं बहुत अच्छी खासा आप लोग को तैयारी करवा दूंगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट कीजिए। मुझे इसी से आप लोग के लिए मोटिवेशन मिलता है तो आप लोग के लिए वीडियो भी बनाता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मैथ्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।